इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। कभी इस बात पर गौर किया है कि जब कोई नेता कहता है हम अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे और जब कोई दूसरा कहता है हम अर्थव्यवस्था को ठीक करने जा रहे हैं, तो क्या इन दोनों में वाकई कोई फर्क है? सुनने में तो मतलब एक जैसा ही लगता है ना? पर आज हमारे हाथ अंग्रेजी ग्रामर की एक किताब का सिर्फ एक पन्ना लगा है और यकीन मानिए इसमें जो राज छिपा है वो सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, ये हमारे इरादों और हमारी सोच की गहराई के बारे में है। बिल्कुल, ये एक तरह से शब्दों के पीछे छिपे इंसान के दिमाग को पढ़ने जैसा है। विल और गोइंग टू, ये सिर्फ भविष्य बताने के दो तरीके नहीं हैं। ये इस बात का एक्सरे है कि बोलने वाले ने कोई फैसला कब और कैसे लिया। क्या वो फैसला अभी अभी मतलब हवा में बना है या फिर वो एक सोची समझी पक्की योजना का हिस्सा है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए इस एक पन्ने से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो छोटे से शब्द किसी की कही बात का मतलब कैसे बदल सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े फर्क से, फैसला लेने का वक्त। इस किताब में एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है सू और हेलेन का, जो एक पार्टी की प्लानिंग कर रही हैं। हाँ, ये उदाहरण इस पूरे कॉन्सेप्ट की क्या कहते हैं नींव रखता है। कल्पना कीजिए, सू और हेलन बातें कर रही हैं और सू अचानक कहती है चलो एक पार्टी करते हैं। अब हेलन का जवाब बहुत जरूरी है। वो उत्साहित होकर कहती है दैट्स अ ग्रेट आइडिया, वील इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल। उसने कहा वी विल इनवाइट। वी विल, तो यहाँ विल का इस्तेमाल क्यों हुआ? किताब के हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को बुलाने का फैसला ठीक उसी पल बात करते करते लिया गया। ये एक स्पॉन्टेनियस यानी तात्कालिक फैसला था, कोई पहले से तैयारी नहीं थी। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि विल का इस्तेमाल ये दिखाता है कि विचार उसी क्षण पैदा हुआ है। आप लगभग महसूस कर सकते हैं कि हेलन के दिमाग में वो बत्ती अभी अभी जली है। ये उसकी स्पॉन्टेनिटी को दिखाता है। ये एक तरह की लाइव रिएक्शन है। अगर आप इसे एक टाइमलाइन पर देखें, अतीत, वर्तमान, भविष्य, तो ये फैसला ठीक वर्तमान यानी नाउ के पॉइंट पर लिया गया है। ठीक है, ये तो हुई उस फैसले की बात जो उसी पल लिया गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हेलन इसी पार्टी के बारे में बाद में अपने दोस्त डेव से बात करती है। अब सीन बदल गया है और हेलन के शब्द भी। हाँ, अब वो डेव से मिलती है और कहती है सू एंड आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी, वी आर गोइंग टू इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल। इस बार उसने वी आर गोइंग टू का इस्तेमाल किया और ये छोटा सा बदलाव मतलब सब कुछ बता देता है। इसका मतलब जब वो डेव से बात कर रही है तो पार्टी करने और लोगों को बुलाने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। वो कोई नया फैसला नहीं सुना रही है। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक पुरानी तय हो चुकी योजना के बारे में जानकारी दे रही है। एकदम सही। और मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो गोइंग टू एक तरह का मानसिक दरवाजा बंद कर देता है। ये बताता है कि इस पर विचार हो चुका है, फैसला लिया जा चुका है और अब इसमें बहस की गुंजाइश कम है। ये एक रिपोर्टिंग है, कोई घोषणा नहीं। टाइमलाइन पर देखें तो यह फैसला वर्तमान से पहले अतीत में लिया गया था। ये एक पहले से तय इरादा है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए किताब में एक और आम जिंदगी का उदाहरण है। मान लीजिए कोई घर आता है और कहता है गैरी ने फोन किया था जब तुम बाहर थे। अब अगर जवाब आता है ओके, आई विल कॉल हिम बैक, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि फोन करने का इरादा अभी अभी बना है, जानकारी मिली और तुरंत उस पर एक रिएक्शन आया। आई विल कॉल हिम बैक एक तरह का वादा है जो बोलने के समय ही बना है। इसमें कोई पूर्व योजना नहीं है। ये दिखाता है कि बोलने वाला जिम्मेदार है और तुरंत एक्शन लेने को तैयार है। लेकिन अगर इसी बात का जवाब हो यस आई नो आई एम गोइंग टू कॉल हिम बैक, तो यहाँ कहानी पूरी तरह से अलग हो जाती है। हाँ, यहाँ आई नो सबसे बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि जानकारी पुरानी है और उस पर क्या करना है ये भी पहले से तय है। आई एम गोइंग टू कॉल हिम बैक ये दर्शाता है कि ये काम पहले से ही मेरी टू डू लिस्ट में है। शायद मैंने सोच रखा था कि शाम को फुर्सत में फोन करूंगा। ये एक योजना को दोहराना है, ना कि उसे बनाना। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई आई विल कहता है तो हमें उस पर कम भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो एक तात्कालिक फैसला है, हो सकता है बाद में वो भूल जाए या उसका मन बदल जाए? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। भरोसा शायद सही शब्द ना हो, लेकिन निश्चितता का स्तर वो अलग जरूर होता है। आई विल में एक इरादा है, लेकिन वो अभी ताज़ा है, उस पर ज्यादा सोचा नहीं गया है। जबकि आई एम गोइंग टू में एक मजबूत पहले से सोचा समझा इरादा झलकता है। जैसे एन के अस्पताल वाले उदाहरण को देखिए। किसी ने कहा एन इज इन हॉस्पिटल, और अगर सुनने वाले को ये पता नहीं था तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, हो रियली, आई डिडंट नो, आई विल गो एंड विजिट हर।
यहाँ आई विल गो में एक भावनात्मक उछाल है, एक सदमा, एक चिंता और तुरंत एक्शन लेने की इच्छा। बिल्कुल। सोचिए, यहाँ विल का इस्तेमाल सिर्फ एक ग्रामर का नियम नहीं है, ये सहानुभूति की आवाज है। ये दिखाता है कि खबर का असर कितना गहरा और तुरंत हुआ। लेकिन अगर जवाब होता यस आई नो आई एम गोइंग टू विजिट हर दिस इवनिंग, तो यहाँ भावनाएं शांत हैं और योजना स्पष्ट है। दिस इवनिंग, इसने तो योजना को और भी पक्का कर दिया है। यहाँ गोइंग टू हमें बता रहा है कि खबर पुरानी है और उस पर एक्शन लेने का प्लान भी बन चुका है। ये एक सोची समझी प्रतिक्रिया है, कोई जज्बाती फैसला नहीं। तो कुल मिलाकर जब हम इरादों और योजनाओं की बात करते हैं तो विल उस चिंगारी की तरह है जो अभी अभी लगी है, और गोइंग टू उस आग की तरह है जो थोड़ी देर से जल रही है और अब बस उसकी गर्मी महसूस हो रही है। यह तो हुई इरादों की बात, जहां हमारे मन में क्या चल रहा है वो इन शब्दों से पता चलता है। लेकिन इसका एक और भी कमाल का पहलू है, और वो है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, यानी भविष्यवाणियां करना। हाँ, किताब कहती है कि कभी कभी तो कोई खास फर्क नहीं होता। आप कह सकते हैं आई थिंक द वेदर विल बी नाइस या आई थिंक द वेदर इज गोइंग टू बी नाइस, और दोनों ही चलेंगे। हाँ, सामान्य बातचीत में लोग इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम छिपा है, और वो है सबूत। जब आपकी भविष्यवाणी सिर्फ एक अंदाजा ना होकर वर्तमान में मौजूद किसी ठोस सबूत या संकेत पर आधारित हो, तब गोइंग टू का इस्तेमाल करना लगभग अनिवार्य हो जाता है। यह आपकी भविष्यवाणी को एक आधार, एक वजन देता है। इस किताब में इसका एक क्लासिक उदाहरण है जिसे शायद सबने स्कूल में पढ़ा होगा। लुक एट दोस ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन। उन काले बादलों को देखो, बारिश होने वाली है। यहाँ काले बादल बारिश का एक साफ आंखों देखा सबूत है। किताब साफ साफ कहती है कि ऐसी स्थिति में इट विल रेन कहना सही नहीं है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि ये सबूत के विचार को बहुत ठोस बना देता है। काले बादल सिर्फ एक विचार या भावना नहीं है, वे एक भौतिक वास्तविकता है जो सीधे तौर पर आने वाले परिणाम यानी बारिश की ओर इशारा कर रहे हैं। गोइंग टू का उपयोग यहाँ भविष्यवाणी को एक निश्चितता का एहसास देता है। यह बोलने वाले को सिर्फ एक भविष्यवक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है जो अपने आसपास के संकेतों को पढ़ और समझ रहा है। एक और दमदार उदाहरण है जो शारीरिक एहसास से जुड़ा है। आई फील टेरेबल, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक। मतलब मुझे बहुत खराब लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं बीमार होने वाली हूँ। यहाँ खराब महसूस करना एक अंदरूनी शारीरिक सबूत है। हाँ, ये एक ऐसा सबूत है जिसे सिर्फ बोलने वाला ही महसूस कर सकता है, लेकिन ये उतना ही मजबूत है जितना काले बादल। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक हवाई बात नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर में शुरू हो चुकी है और उसका नतीजा अब सामने आने वाला है। इसे यहाँ भी आई थिंक आई विल बी सिक कहना थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन सबूत हमेशा काले बादलों जितना साफ तो नहीं होता। मान लीजिए मैं कहती हूँ लुक एट द स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, इट्स गोइंग टू क्रैश। यहाँ सबूत तो है, यानी ट्रेंड्स, पर वो काले बादलों जितना ठोस नहीं है। तो ये नियम कहाँ तक लागू होता है? बहुत बढ़िया सवाल है ये हमें नियम के दायरे से बाहर निकालकर उसके पीछे की भावना को समझने में मदद करता है। स्टॉक मार्केट के मामले में इट्स गोइंग टू क्रैश कहना ये दिखाता है कि बोलने वाला अपने विश्लेषण को लेकर कितना आश्वस्त है। वो उन ट्रेंड्स को काले बादलों की तरह ही एक मजबूत संकेत मान रहा है। अगर वो कम आश्वस्त होता तो शायद कहता आई थिंक इट विल क्रैश। तो यहाँ गोइंग टू का इस्तेमाल बोलने वाले के आत्मविश्वास और उसके विश्लेषण की मजबूती को भी दिखाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ सबूत होने या ना होने की बात नहीं है, बल्कि बोलने वाला उस सबूत को कितना वजन देता है ये भी मायने रखता है। तो फिर विल का इस्तेमाल भविष्यवाणियों के लिए कब करें? जाहिर है जब कोई तत्काल सबूत ना हो। बिल्कुल, जब आपकी भविष्यवाणी व्यक्तिगत राय, विश्वास, उम्मीद या सामान्य अनुभवों पर आधारित हो, तब विल का इस्तेमाल होता है। ये भविष्य के बारे में हमारे विचार हैं जिन्हें साबित करने के लिए हमारे पास कोई मौजूदा संकेत नहीं है। जैसे किताब में उदाहरण है, टॉम विल प्रोबेबली गेट हियर एट अबाउट 8 o'clock। टॉम शायद 8 बजे तक यहाँ आ जाएगा। यह एक उम्मीद है। हो सकता है ये टॉम की रोज की आदत पर आधारित हो, लेकिन अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वो रास्ते में है या नहीं। जी जी, ये एक तरह का पढ़ा लिखा अनुमान है, कोई आंखों देखा हाल नहीं। और यहाँ प्रोबेबली शब्द का इस्तेमाल इस अनिश्चितता को और भी मजबूत करता है। यह एक राय है, कोई काला बादल नहीं है जो टॉम के आने का संकेत दे रहा हो। इसी तरह एक और उदाहरण है, आई थिंक सारा विल लाइक द प्रेजेंट वी बॉट फॉर हर। मुझे लगता है कि सारा को हमारा दिया हुआ तोहफा पसंद आएगा। ये तो पूरी तरह से एक उम्मीद है। हमें पक्का नहीं पता कि उसे पसंद आएगा या नहीं, हम सिर्फ अपनी सोच बता रहे हैं।
यहाँ कोई सबूत नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हम सारा को कितना जानते हैं। हाँ, यह हमारी आशा या हमारे विश्वास को व्यक्त करता है। हम सारा के बारे में अपनी जानकारी के आधार पर यह अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन यह कोई निश्चित संकेत नहीं है। और एक आखिरी उदाहरण है जूतों का। These shoes are very well made. They last a long time. ये जूते बहुत अच्छी तरह से बने हैं, ये लंबे समय तक चलेंगे। यहाँ जूतों की अच्छी क्वालिटी एक तरह का सबूत तो है, लेकिन ये बारिश वाले सबूत से अलग है। ये वर्तमान में घटित हो रही किसी घटना का संकेत नहीं है। सही पकड़ा। ये गुणवत्ता पर आधारित एक सामान्य भविष्यवाणी है, किसी तत्काल घटना का संकेत नहीं। काले बादल एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो अभी चल रही है और उसका अंत बारिश में होगा। जूतों का चलना एक लंबी और अनिश्चित प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ विल ज्यादा स्वाभाविक लगता है। ये एक सामान्य नियम पर आधारित अनुमान है। अच्छी चीजें ज्यादा चलती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विल और गोइंग टू सिर्फ व्याकरण नहीं है। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि बोलने वाला अपने भविष्य को लेकर कितना निश्चित है, उसका फैसला कितना सोचा समझा है और उसकी भविष्यवाणी किस आधार पर टिकी है। बिल्कुल। विल स्पॉन्टेनिटी, राय और उसी पल बने इरादों की दुनिया है। वहीं गोइंग टू पहले से बनी योजनाओं, ठोस सबूतों और मजबूत इरादों को दिखाता है। इस जानकारी को समझना सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी में ज्यादा आत्मविश्वास और स्वाभाविक रूप से संवाद करने के लिए जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि हमारे शब्दों का चुनाव कैसे हमारे इरादों को और दुनिया को देखने के हमारे तरीके को दर्शाता है। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, नेता का वादा, हम अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे बनाम हम अर्थव्यवस्था को ठीक करने जा रहे हैं, इस चर्चा के बाद तो इसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अब आप इसे बेहतर समझ सकते हैं। जब कोई नेता कहता है वी विल फिक्स इट, तो ये एक मजबूत इरादे या वादे जैसा लग सकता है जो उसी पल किया जा रहा है। इसमें एक तरह का जोश और तात्कालिकता है। लेकिन जब वो कहता है वी आर गोइंग टू फिक्स इट, तो इसका मतलब है कि उनके पास एक योजना है, एक रोड मैप है जिस पर पहले से काम हो चुका है। ये ज्यादा सोचा समझा और योजनाबद्ध लगता है। सुनने वाला दोनों से अलग अलग मतलब निकाल सकता है। कमाल है, एक छोटा सा फर्क और मतलब इतना गहरा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार। हमने सीखा कि गोइंग टू पहले से तय योजनाओं को दिखाता है। तो अगली बार जब आप किसी को अपने भविष्य के बड़े लक्ष्यों के बारे में बात करते सुने, जैसे मैं अगले साल एक नई भाषा सीखूंगा या मैं अपनी नौकरी बदलूंगा, तो ध्यान दीजिएगा, क्या वो आई एम गोइंग टू का इस्तेमाल कर रहे हैं या आई विल का। उनके शब्दों का चुनाव उनकी योजना की गंभीरता और निश्चितता के बारे में क्या संकेत दे सकता है। क्या वो सच में एक योजना बता रहे हैं या सिर्फ उसी पल एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इस पर गौर कीजिएगा।